जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 55। कल के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? चैप्टर 10 था हमारा। स्टडी कर रहे थे हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिर पढ़ा एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है, फिर पढ़ा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के लिए कंडीशन कौन सी जरूरी है। असाइनमेंट दी गई थी, आज असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर स्टडी करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के लिए क्या कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। अगर एक कंपनी अपनी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्या कंडीशंस पूरी होना जरूरी हैं, ये स्टडी करेंगे। और फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, ये भी बताने की बात थी। आप मेरा भाई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो अपने नाम पे ना करवाएंगे कि भाई के नाम पे, आपके नाम पे। शॉर्ट टीचिंग को साइड में करते हैं, आजा चलते हैं प्रॉपर्टी नाम का। तो हर पर्सन जो प्रॉपर्टी खरीदता है अपने नाम पे रजिस्टर करवाता है। कंपनी प्रॉपर्टी खरीदेगी तो अपने नाम पे रजिस्टर करवाएगी। तो ये कौन सा बड़ा कंसेप्ट उसने हमें बताया, जो ये कह रहा है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसके अपने नाम पे होगी, उसके अपने नाम पे ही होनी है, किसी दूसरे के नाम पे थोड़ी होनी है, उसके डायरेक्टर्स के नाम पे थोड़ी होनी है, उसके शेयर होल्डर के नाम पे थोड़ी होनी है, उसके एम्प्लॉइज के नाम पे थोड़ी होनी है। इन्वेस्टमेंट बेसिक कंसेप्ट ही है। अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो किन सिचुएशन में हो सकता है, ये हम स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक, एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कंडीशंस है। और दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी की उसके अपने नाम पे होनी चाहिए। इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर होगा मुझे लग रहा है, वरना ये कंसेप्ट इतना आसान नहीं है कि एक लाइन में निमट जाए। ट्विस्ट क्या है अभी पढ़ते हैं, लेकिन पहले कल के क्वेश्चन असाइनमेंट में से डिस्कशन कर ले उसके, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है ना कि एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कंडीशन पूरी करना जरूरी है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमें पता हो, क्या पता हो हमें कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, हमें पता हो क्या एसोसिएटेड कंपनी किसे कहते हैं। पब्लिक कंपनी हमें पता है, ये हमने चैप्टर 1 में किधर है, ये इसकी आवाज थी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन सुना, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। 3 नंबर के साथ पूछा है, 3 नंबर के साथ पूछा है, 1 नंबर के साथ पास नहीं हो, यार 1 में नहीं आता नंबर मिलना है। कंडीशन बता, ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स limits the number of members to 50, restricts the right to transfer its share, prohibits invitation to general public to subscribe for its securities। 3 कंडीशन। तो ये प्राइवेट कंपनी बनेगी, और जो ये नहीं है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी भाई ने ये नहीं बताया था। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग्स क्या होती है भला? अंडरटेकिंग्स जो बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो कंपनी नहीं है। जो कंपनी है उसे कहेंगे कंपनी, और जो कंपनी नहीं है उसे क्या कहेंगे? अंडरटेकिंग। जैसे पार्टनरशिप, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो डिस्कस द नेचर ऑफ। भाई आप खड़े क्यों हैं? अच्छा, ये कह रहा है मैंने खड़ा किया, ये नहीं रीजन नहीं बता रहा क्यों खड़ा किया। क्यों खड़ा किया मैंने? बोल, मुंह से क्यों नहीं अल्फाज निकल रहे, वो ऊंची बोलना, ऊंची। क्यों खड़ा किया मैंने? असाइनमेंट नहीं की, असाइनमेंट नहीं की तो खड़े रहे। डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। भाई आप क्यों खड़े हैं? आप प्रॉक्सी पॉइंट में भाई की जगह पे जो बैठा हुआ है। डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज अंडरटेकिंग इन फॉलोइंग केस। इस केस में नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताइए। आजम इज ए डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड। आजम इज ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ही इज आल्सो ए डायरेक्टर इन डीएफ लिमिटेड। एबीसी में भी डायरेक्टर है, डीएफ में भी डायरेक्टर है। तो दोनों का रिलेशनशिप बताइए। तो दोनों क्या है? एसोसिएटेड कंपनी है। एसोसिएटेड कंपनीज कैसे हैं? हाँ यार, पर्सन हु इज ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर और 20% शेयर होल्डर इज आल्सो ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर, 20% शेयर होल्डर इन अनदर कंपनी। तो दोनों एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए दोनों कंपनीज हैं, तो एबीसी लिमिटेड और डीएफ लिमिटेड दोनों में चूंकि कॉमन डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर उधर है और वही डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी है, ये दोनों कंपनी एसोसिएटेड कंपनीज बन गई। क्लियर हो गया ये? अच्छा, फिर आजम इज आल्सो ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म नेम्ड जीएचआई एंटरप्राइजेस। आजम जीएचआई में भी पार्टनर है, तो क्या जीएचआई भी एसोसिएटेड हो गई? अच्छा, अगर आपने नोट किया हो ना, कल के लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्टर और 20% शेयर होल्डर के साथ कंसेप्ट समझाया है, लेकिन जब आपने घर जाके डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें ओनर और पार्टनर का लफ्ज भी होगा।
वो देखिए लॉ दो अल्फाज बोलता है, एक कहता है एसोसिएटेड कंपनी और एक कहता है एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। जब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी हो ना, जिनमें एक बंदा इधर भी डायरेक्टर है उधर भी ओनर या फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं। लेकिन अगर एक कंपनी हो और एक पार्टनरशिप हो, हम इनको एसोसिएटेड कंपनीज नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, एक बिजनेस ऐसा जो कंपनी नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। तो एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में फर्क समझ आ गया? अगर एबीसी, अब ये देखें जो डीईएफ है, डीईएफ ये एबीसी लिमिटेड की एसोसिएटेड कंपनी है, लेकिन जो जीएचआई है ये एबीसी लिमिटेड की एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है। क्लियर हुई है ये बात? ठीक है। लेकिन मैंने आपको सोल प्रोप्राइटर, ओनर और पार्टनर वाला लफ्ज क्यों नहीं पढ़ाया केस स्टडी कल डिस्कस करते हुए? क्योंकि एग्जाम में जो केस स्टडी टेस्ट कर रहा है ना वो कंपनी के कंटेक्स्ट में कर रहा है। हम पढ़े हैं कंपनी लॉ, तो जाहिर है जो केस स्टडी बनाएगा वो कंपनीज के ऊपर बेस कर रहा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया? डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स वाली लाइन लफ्ज के ऊपर। लेकिन जब डेफिनेशन आप याद करेंगे तो उसमें आप ओनर और पार्टनर का लफ्ज भी याद करेंगे। जब हेडिंग पढ़ने होंगे तो उसमें आप एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग दोनों को लिख रहे, याद कर रहे होंगे। क्लियर हुई ये बात? क्वेश्चन 1 इसमें, क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 2 में है डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज अंडरटेकिंग। अब अंडरटेकिंग का वर्ड किस लिए यूज कर रहा है? कि हो सकता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ना हो, वो कोई पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप हो। बाबर इज डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड एंड ही इज आल्सो ओनर ऑफ मोर देन 20% शेयर्स ऑफ जेकेएल प्राइवेट लिमिटेड। तो वो मेरा तो ख्याल है पब्लिक कंपनी की एसोसिएटेड पब्लिक की होगी, प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं सकती। तो हो सकती है होल्डिंग सब्सिडी का ताल्लुक किससे नहीं है कि पब्लिक है कि प्राइवेट है, एसोसिएटेड का ताल्लुक किससे? ठीक है। तो एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी एसोसिएटेड भी हो सकती है, होल्डिंग सब्सिडी भी हो सकती है। तो ये एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा का शेयर होल्डर है, तो दोनों क्या हो गई? एक पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर है इधर, और दूसरी कंपनी में 25% शेयर्स है। ये दोनों कंपनीज क्या हो गई? एसोसिएटेड कंपनीज हो गई। ठीक है। 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ए एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ डीईएफ लिमिटेड एंड केएलएम लिमिटेड। कौन? एबीसी और डीईएफ क्या है? एबीसी और केएलएम, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी। और डीईएफ और केएलएम ये भी एसोसिएटेड, किस वजह से? अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो ये तीनों आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं, ये तीनों आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हैं। बी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट owns 25% shares in ABC Limited and 30% shares in XYZ Limited. हाँ, shares held by nominee director, independent director, national investment trust CDC. ये एसोसिएटेड का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए यूज नहीं होते। कौन कौन सी चीजें यूज नहीं होती एसोसिएटेड का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, शेयर्स हेल्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, शेयर्स हेल्ड बाय सीडीसी। तो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास शेयर्स हैं, तो ये दोनों नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एबीसी लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनी हुई क्या? क्यों नहीं हुई? नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सेप्शन है। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और XYZ लिमिटेड एसोसिएटेड हुई? नहीं हुई। क्यों? एक्सेप्शन है नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड एसोसिएटेड हुई? क्यों नहीं हुई? जी अंडर कॉमन मैनेजमेंट तो नहीं है। कहा? नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओन्स 25% शेयर, वो शेयर होल्डिंग की बात कर रहा है, कॉमन मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा। मैनेजमेंट तो करते हैं डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट तो करते हैं CFO CEO, शेयर होल्डर थोड़ा ही मैनेजमेंट करते हैं। नहीं, शेयर होल्डर है। अगर मगर नहीं है 50% से ज्यादा होता तो फिर होल्डिंग, उस सूरत में भी एसोसिएटेड ना होते। ये 25 की बजाय 52% अगर शेयर होल्ड कर रहे होते ना नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्योंकि लॉ ने जिसको एक्सेप्शन कह दिया तो मतलब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कह दिया तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की एक्सेप्शन नहीं ढूंढनी, एक्सेप्शन की एक्सेप्शन ढूंढ रहा। आगे हाँ गहराई।
Saima is a director in ABC Limited and she is also independent director appointed in XYZ Limited. ओके तो ये ABC Limited और XYZ Limited एसोसिएटेड नहीं है की बात। ये हमारी छोटी सी असाइनमेंट थी, छोटी सी असाइनमेंट थी। ये 10 मिनट नहीं लगने थे इनको, 15 मिनट खड़े रहे हैं, 10 मिनट में असाइनमेंट नहीं की इन्होंने। कोई नहीं, हमें क्या जी। कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें जी। हाँ जी, नॉमिनी डायरेक्टर में क्या लिखा है? हाँ, डायरेक्टर नॉमिनेटेड फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हाँ जी, तो ये एक्सेप्शन है। अगर इसके अलावा किसी बॉडी कॉर्पोरेट नॉमिनेट कर दिया हो तो फिर वो एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि लॉ ने क्लियरली बता दिया कि नॉमिनेटेड डायरेक्टर बाय गवर्नमेंट। डायरेक्टर आपको पता है गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी नॉमिनेट कर सकती है। चलिए अब आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। ये एग्जाम में इस चैप्टर में से पास्ट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंसेप्ट है। पहले से इसलिए बता रहा हूं, अटेंटिव होकर सुने आप। कंडीशंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, कि अगर कोई एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कोई कंपनी, तो उसने क्या कंडीशन पूरी करनी है? कंडीशन बताए, एग्जाम में कंडीशन बताए, कंडीशन के नंबर होंगे। सबसे पहली चीज, ये कंडीशन सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं। ये कंडीशन सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है। अच्छा, एक है इन्वेस्टिंग कंपनी, एक है इन्वेस्टी कंपनी। दोनों में फर्क होता है? इन्वेस्टिंग कंपनी का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन्वेस्टी का मतलब क्या है? जिसमें इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टिंग कंपनी, कौन सी कंपनी? इन्वेस्टिंग कंपनी पब्लिक है तो कंडीशन अप्लाई होंगी। अगर इन्वेस्टिंग कंपनी प्राइवेट है, कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इन्वेस्टी कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टी कंपनी से फर्क नहीं, इन्वेस्टिंग से फर्क पड़ता। नहीं समझ आई ना? सुने, नहीं समझ आई, सुने। अगर एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, वो किसी दूसरी पब्लिक कंपनी में एबीसी लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, दोनों एसोसिएटेड है, अब सारी कंपनी एसोसिएटेड होंगी, क्या कंडीशन पूरी करनी है? एबीसी लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कंडीशन पूरी करनी है। यस, क्यों? एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। एबीसी लिमिटेड डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्या कंडीशंस? कंडीशन पूरी करनी है। यस, करनी है। क्यों भला? एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती, कर सकती है? कर सकती है। कंडीशंस पूरी करने की जरूरत है? कंडीशन पूरी करने की भी जरूरत नहीं है। ये कंडीशन क्यों भला? एबीसी प्राइवेट कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। आखिरी क्वेश्चन, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड पब्लिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्या कंडीशन पूरी करने की जरूरत है? क्यों नहीं? पब्लिक कंपनी है तो सही। हाँ, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस हैं एप्लीकेबल पब्लिक कंपनी के ऊपर, यानी इन्वेस्टमेंट करने वाली, लोन देने वाली, शेयर्स खरीदने वाली कंपनी, जिसने पैसे अदा करने हैं, वो कंपनी अगर पब्लिक है फिर ये कंडीशन अप्लाई होंगी। अगर इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी प्राइवेट है, कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये बात समझ आ गई? ये केस स्टडी ना, पब्लिक प्राइवेट में आपने घूमना है, आपने कहना ये प्राइवेट आ गया, प्राइवेट के ऊपर तो अप्लाई नहीं होती कंडीशंस, एक्सेप्शन है। हालांकि वो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा रही है ना, वो प्राइवेट है। जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो पब्लिक है। फिर एग्जामिनर कमेंट्स में आएगा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी पब्लिक थी, इसमें कंडीशन आने थे। भाई क्लियर हुआ? ये पहला ट्विस्ट था इस कंसेप्ट में, पब्लिक और प्राइवेट का। ये क्लियर हो गया, इसका ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? पहली कंडीशन, भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। अच्छा, ये तो हमने लोन टू डायरेक्टर्स में भी पढ़ा था ना, कि डायरेक्टर्स को लोन देना है तो कमीशन से इजाजत लेनी पड़ेगी। सही कह रहा है? गलत कह रहा है। लिस्टेड कंपनी के केस में इजाजत लेनी पड़ेगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन हर केस में पास करनी पड़ेगी। लोन टू डायरेक्टर का कंसेप्ट याद आया? तो ये लेकिन कौन सा है? लोन टू एसोसिएटेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी।
कह रहा है इसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और जो स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करोगे ना उसमें इन्वेस्टमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होनी चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए शेयर होल्डर्स को पता हो एक मिस्टर ए डायरेक्टर है एबीसी में और वो डायरेक्टर है डीईएफ में, और वो चाहता है एबीसी कंपनी के पैसे उठा के डीईएफ में डाल दे, क्योंकि डीईएफ में वो शेयर होल्डर भी है। अब पैसा किसका है? जो एबीसी से उठा के डालेगा डीएफ में, शेयर, तो शेयर होल्डर की प्रोल होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए ना निकाल शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्लियरली मेंशन किया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन। अमाउंट कितने है, नेचर क्या है? नेचर से मुराद ये लोन है, इक्विटी है, एडवांस है, गारंटी, क्या नेचर है? पीरियड, कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अमाउंट, कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए उसमें ये चीजें मेंशन की जाएंगी। और अगर एक दफा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई, बाद में नेचर चेंज करनी है या पीरियड चेंज करना है या अमाउंट चेंज करनी है, किसी भी किस्म की चेंज करनी है, वो चेंज भी कैसे होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन से। क्लियर? ये तो वो कंडीशंस हैं जो हर केस में पूरी करने हैं, जो अब वो कंडीशन जो उस सूरत में पूरी करनी है अगर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन हो। इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ, अगर इन्वेस्टमेंट लोन की शक्ल में हो तो मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो तो मजीद कंडीशंस क्या? एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट होगा। जैसे बैंक से लोन लेते हैं रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, तो कंपनी से दूसरी कंपनी लोन ले रही है, रिटर्न एग्रीमेंट होगा। उस रिटर्न एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी। अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशन ये ना समझे कि दोबारा लिखी जाएंगी। यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन इन्वेस्टमेंट की नेचर वगैरह की थी, यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लोन के हिसाब से होंगी। सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज है कि नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एग्री हुआ है। यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का यहां पे क्या मतलब है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, बिल्कुल लिखा होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट होगा शैल नॉट बी लेस देन बोरोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी। कोई इन्वेस्टिंग कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट से कम नहीं होगा। एक पब्लिक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया, खुद लोन उठाया, एबीसी ने डीईएफ को लोन दिया, एबीसी ने एमसीबी से लोन उठाया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो डीईएफ को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रही है? उसकी अपनी बोरोइंग कॉस्ट 10% है, 8% पे कैसे दे सकती है? 10 पे भी दे सकती है, 10 से नीचे नहीं दे सकती। यही समझा रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन बोरोइंग कॉस्ट ऑफ एंटिटी। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग कंपनी ने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खुद लोन उठाया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो खुद पे कर रही है, इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी आगे लोन देगी उससे ज्यादा या उसके बराबर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे कम नहीं। भाई ऐसा कभी होता है कोई बिजनेस जो है 10 रुपए की चीज लाके 8 रुपए की बेच दे, 10 की 12 की बेचते हैं, 10 की 10 की बेच सकते हैं, 10 की 8 की थोड़ी बेच सकते हैं। तो उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, आपको देते होंगे, हमें नहीं देते भाई, और अल्लाह का शुक्र है हमें नहीं देते। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठाया लोन, अब आगे अगर लोन देना है उससे कम पे थोड़ी देंगे, उससे ज्यादा पे या उसके बराबर ही देंगे। और फिर अगली बात वो कह रहा है ये भी ना समझो कि इंटरेस्ट रिकवर नहीं करवाएंगे, हम तो इतनी सख्ती के साथ इंटरेस्ट रिकवर करवाएंगे कि क्या कोई बैंक रिकवर करवाता होगा। यानी इंटरेस्ट यानी रिटर्न शैल बी रिकवर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी एग्रीमेंट में तय हुआ है कि इंटरेस्ट मंथली या क्वार्टरली बेस पे किया जाएगा, तो क्वार्टरली पे किया जाएगा। ये डायरेक्टर ने, इन्वेस्टमेंट करने वाले डायरेक्टर्स ने जिन्होंने रेजोल्यूशन सबमिट करवाई है, उनकी जिम्मेदारी होती है। आगे लिखा भी हुआ है ड्यू डिलीजेंस बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ड्यू डिलीजेंस करेंगे इसकी। अब ये ड्यू डिलीजेंस क्या वाला है? ड्यू डिलीजेंस का मतलब है इन्वेस्टिगेशन करना कि क्या हमें इस कंपनी को लोन देना चाहिए, क्या ये कंपनी लोन को रीपे कर पाएगी, क्या इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है लोन की रीपेमेंट कर दे। इसे कहते हैं ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन। इन शॉर्ट ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना।
तो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि जिस कंपनी को लोन दे रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि वाकई वो कंपनी जरूरतमंद है, हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी है कि कल को हमें लोन को रीपे भी कर देगी, टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट को पे करती जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज लोन दे कल को ये कंपनी भाग जाए। ये ड्यू डिलीजेंस है। तो ड्यू डिलीजेंस करेंगे डायरेक्टर्स, ठीक है। और डायरेक्टर्स ये बताएंगे कि जिस कंपनी में हम लोन दे रहे हैं जिस कंपनी को, वो इस काबिल है कि लोन को रीपे कर सके और लोन के साथ इंटरेस्ट को भी रीपे कर सके। लेकिन अगर कंपनी ने, जिस कंपनी को लोन दिया गया उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो डायरेक्टर्स लायबल हो जाएंगे। कौन से डायरेक्टर? इन्वेस्टमेंट करने वाले, इन्वेस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर जिन्होंने ड्यू डिलीजेंस की थी। ड्यू डिलीजेंस, भाई बात समझ आ रही ना? ड्यू डिलीजेंस आपको अच्छी लगी है, पसंद आया ना ड्यू डिलीजेंस का? ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? किसी को लोन देने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना, क्या ये इस काबिल है कि लोन को रीपे कर दे, क्या इस काबिल है इंटरेस्ट को रिकवर करता रहे, हमें रिसीव करवाता रहे इंटरेस्ट। ड्यू डिलीजेंस किसने करनी है? और अगर बाद में ये ड्यू डिलीजेंस गलत साबित हो जाए, इंटरेस्ट कौन पे करेगा? बताया था ना, इतनी सख्ती से इंटरेस्ट रिकवर करवाएंगे क्या बैंक करवाता होगा। उसने कहा भाई रेगुलरली रिकवर करवाएंगे, ड्यू डिलीजेंस होगी, और अगर इंटरेस्ट नहीं मिलता तो डायरेक्टर्स को पकड़ेंगे, निकाल इंटरेस्ट है। तुमने कहा था इनका बहुत अच्छी कंपनी है, मैं उस कंपनी में भी डायरेक्टर हूं, मैं इंश्योर करूंगा, तो इंश्योर करो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। रिजाइन कर दे पहले। भाई ये बात समझ आई आपको? कंडीशन, इन्वेस्टमेंट कंपनी की कंडीशन याद रखिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी की कंडीशंस दो तरह से होगी। एक होगी जो लाजमी आपने लिखनी है और दूसरी भी लाजमी लिखनी है, लेकिन इफ करके। अब एग्जाम में इसमें ट्विस्ट सुने। अब पहले पब्लिक और प्राइवेट का ट्विस्ट बता दिया ना एग्जाम पॉइंट ऑफ, जिसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। देखिए ये जो टिप्स आपको बताई जाती है ना, काम की यही टिप्स होती है, वरना तो घर से भी पढ़ के आप याद रटाई लगाना वो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर के जो दाव पेच तरीका वारदात होते हैं ना, वो बताना, वो सीखना असल काम है। पब्लिक और प्राइवेट का बता दिया, अब इसका भी तरीका वारदात सुन लें। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा? कंडीशंस फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया, एबीसी और डीईएफ एसोसिएटेड कंपनीज हैं, आपने बताना है लेफ्ट साइड वाली कंडीशन आएगी कि राइट साइड वाली। एबीसी कंपनी और डीईएफ कंपनी दोनों एसोसिएटेड है। एबीसी डीईएफ के शेयर्स बाय करना चाहते हैं, कौन सी कंडीशन आएंगी? लेफ्ट वाली, राइट वाली, या दोनों? दोनों नहीं आएंगी। मैंने बोला है शेयर्स, तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशंस आएंगी, ये नहीं आएंगी। क्यों? लोन। ये मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी, जिसको आपने इग्नोर कर दिया। क्लियर हो गए? आगे चले। एबीसी और डीईएफ एसोसिएटेड कंपनीज हैं। एबीसी डीईएफ को 50 मिलियन का लोन देना चाहते हैं, दोनों है। शाबाश, ये भी। अच्छा, यहां पे अब क्वेश्चन में आपने ये नहीं कहना इफ दिस इज लोन, बल्कि लिखना एज दिस इज लोन। इफ की बजाय एज का लफ्ज, इफ को वो माइंड करेगा, कहेगा बताया क्वेश्चन में क्लियरली, फिर इफ क्यों कर रहे हो? इफ की बजाय कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है? एज दिस इज लोन, फॉलोइंग फर्दर कंडीशन आर आल्सो मेट। क्लियर? अब सुनिए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ इन्वेस्टमेंट, ना शेयर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना लोन का। ठीक है अच्छा, ठीक है। यानी इन्वेस्टिंग कंपनी जो कि प्राइवेट है तो कोई कंडीशन पूरी करने के, ठीक है। एबीसी लिमिटेड डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वर्ड क्या यूज किया मैंने? क्लियर नहीं किया कि शेयर है कि लोन है, तो फिर दोनों लिखेंगे। शाबाश। क्योंकि इन्वेस्टिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो कंडीशंस आएंगी
और दोनों, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया इन्वेस्टमेंट, वो कोई भी हो सकती है, हाँ दोनों लिखेंगे। लेकिन अब की बार यहां पे क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया कि लोन है कि नहीं, वो बात समझ आई है। यानी आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कंडीशन पूछ रहा है तो शेयर्स की पूछ रहा है, लोन की पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट की पूछ रहा है, तीनों में क्वेश्चन में फर्क आएगा आंसर करते हुए। शेयर की पूछ रहा है सिर्फ लेफ्ट साइड वाली बताएंगे, लोन की पूछ रहा है दोनों बताएंगे एज करके, लेकिन और अगर इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है तो भी दोनों बताएंगे, लेकिन अब इफ करके। ठीक है, ये ट्विस्ट समझ आ गया। अब आगे इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी, ये क्लियर हो गया। फुल स्टॉप कर लें, रिलैक्स कर दें, 5 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाए। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी, एक कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एक कंपनी ने हो सकता है दूसरी कंपनी के शेयर्स लिया। अच्छा चले एग्जांपल, भाई कंसेप्ट समझने के लिए एक ही एग्जांपल काफी है ना, तो शेयर की एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट की, तो वो शेयर रजिस्टर होने चाहिए किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, समझ आ रहा है? किसी भी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके अपने नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसे अपने नाम से इन्वेस्टमेंट खरीदनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी की है, पैसा कंपनी का है, नाम किसी और के, नाम किसी और के। इन्वेस्टमेंट कंपनी की है, पैसा कंपनी का है, नाम किसी और का। ये है पॉसिबल, है पॉसिबल, कहता है मुमकिन है, मुमकिन। पूछे कैसे मुमकिन है, ये 3 अल्फाज आपने जेहन में रखने हैं, 3 अल्फाज। नॉमिनी डायरेक्टर, मिनिमम नंबर, मिनिमम मेंबर्स कर लें, मिनिमम मेंबर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स, मिनिमम मेंबर्स, सीडीसी। सीडीसी तो फौरन आपने पिक कर लिया होगा ना, कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं अगर किसी के, तो वो सीडीसी के नाम पे रखवा है, शेयर्स अपने रखवाए सीडीसी के नाम पे। सीडीसी के नाम पे क्यों रखवाए, ताकि सेल परचेज करने में आसानी हो। जैसे ही शेयर, क्योंकि कंपनी जब शेयर्स खरीदते हैं ना, आप शायद पढ़ा हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक, वो दो इंटेंशन होती है, एक लॉन्ग टर्म होल्ड करना, एक शॉर्ट टर्म करना। अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होल्ड करनी हो ना तो कंपनी अपने नाम से शेयर रजिस्टर करवाती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म होल्ड करना हो ना तो फिर वो अपने नाम से सीडीसी के नाम से कहते, कोई मसला सीडीसी में हमने बेच तो देने हैं 2-4 दिन बाद, 8-10 दिन बाद। तो एक कंपनी ने शेयर खरीदे, अपने नाम की बजाय सीडीसी के नाम पे रजिस्टर करवा, इसकी लॉ ने इजाजत दी। अब बताइए इस शेयर्स का डिविडेंड किसको मिलेगा, सीडीसी को कि कंपनी को? क्योंकि बेनिफिशियल ओनर कंपनी है, उसके नाम पे है, लेकिन वो ओनर नहीं है। वो जो पापड़ी वाला था, और कौन सा था, पापड़ी वाला, छाबड़ी वाला, वो जिसके अकाउंट में 14 करोड़, 20 करोड़, 2 अरब, 5 अरब रुपए आते हैं, अब उनके अकाउंट में 14-15 करोड़ रुपया है, निकाल 1 रुपया नहीं सीखते। आपको पता ना, जिसके पैसे थे उन्होंने कहा था कि जो बंदा पैसे डिपॉजिट करवाना जानता है वो उसकी हिफाजत करना भी जानता है, निकलवाने 10 रुपए नहीं निकलवा सकते। क्या वो बेनिफिशियल ओनर था छाबड़ी वाला? बेनिफिशियल ओनर नहीं था, बेनिफिशियल ओनर नहीं था, बेनिफिशियल ओनर तो कोई और है, तो वो फ्रंटमैन था। तो ये सीडीसी फ्रंट, ये सारे लोग ना, ये सारे लोग, ये सारे फ्रंटमैन है। बैक एंड में बेनिफिशियल ओनर कंपनी ही है, लेकिन इनके नाम पे बैंक अकाउंट जिसके नाम पे है, लेकिन वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है। यही कंसेप्ट यहाँ पे, बेनिफिशियल ओनर जो है वो बैक एंड पे, तो ये फ्रंटमैन सीडीसी। समझ आ गया कंसेप्ट? ये तो आप भी कर सकते हैं, शेयर्स खरीदें और अपने नाम के बजाय सीडीसी अकाउंट में रखवा लें। पैसा चाहिए होता है, कोई बात नहीं है, हाँ आपको राइट पे चीजें दे देते हैं, हो सकता। चल आगे चलते हैं, नहीं आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी इन द नेम ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। नहीं कंसेप्ट समझ आया ना? समझाया नहीं अभी? नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है भैया? कंसेप्ट भूल गए आप। कंसेप्ट ये था, एक कंपनी, रिवाइज करवा दो, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है ना, तो शेयर होल्डर बन सकते, लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाइड है। तो अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करवाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये कंपनी क्या करती है, कंपनी एक अपने पर्सन को, रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करके
उधर भेज देती है। ऐसे पर्सन को कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। लेकिन ये नॉमिनी बाय गवर्नमेंट वाला नहीं है, ये नॉमिनी बाय बॉडी कॉर्पोरेट। एग्जांपल बॉडी कॉर्पोरेट लेके चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे ही ये बंदा उस दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया, उन्होंने कहा खबरदार इधर नहीं आना। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए शेयर होल्डर होना भी जरूरी है। होने का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नॉमिनी डायरेक्टर की एक्सेप्शन याद आई, एक्सेप्शन डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज में ना, कुछ कंपनीज में आर्टिकल्स में लिखा होता है कि क्वालिफिकेशन शेयर्स होना जरूरी है। जो भी बंदा डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब है वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर जो किसी भी पर्सन के पास होना जरूरी है ताकि वो डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ सके। तो इस सिचुएशन में अगर जिस बंदे को डायरेक्टर बना के भेजा जा रहा है उसको क्वालिफिकेशन शेयर्स की जरूरत है, बताइए वो बंदा जो डायरेक्टर बन के जा रहा है एबीसी कंपनी के बिहाफ पे, वो अपने पैसों से शेयर्स खरीदेगा? नहीं, वो कहेगा मैं तो अपने काम से जा नहीं रहा, कंपनी के काम से जा। तो कंपनी क्या करेगी? कुछ शेयर्स अपने उसको ट्रांसफर कर देगी। तो वो तो भाग नहीं जाएगा? नहीं, जो कंपनी शेयर ट्रांसफर करना जानती है उसकी हिफाजत करना भी जानती है, वो भागने नहीं देते। इसके 2-3 तरीके लीगल होते हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, सिलेबस से बाहर है। लेकिन वो बंदा अपनी मर्जी से सेल नहीं कर सकता। उसका एक जॉइंट शेयर होल्डर, वो जो शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं ना वो कंपनी और उस नॉमिनी डायरेक्टर दोनों के नाम पे ट्रांसफर किए जाते हैं। अब वो अकेला बंदा जो है वो इसको सेल नहीं कर सकता, लेकिन शेयर होल्डर है, जॉइंट शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर। तो इस तरह के 1-2 तरीके हैं। बहरहाल नॉमिनी डायरेक्टर की बात समझ आ गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने होली ओन्ड सब्सिडियरी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? ये होली ओन्ड सब्सिडियरी कौन सी होती है? एक ऐसी कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स हों। क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एबीसी लिमिटेड के पास डीईएफ लिमिटेड के 100% शेयर्स हों? इस पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक लॉ वायलेट हो रहा है, एक रिक्वायरमेंट वायलेट हो रही है। कौन सी रिक्वायरमेंट? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। डीईएफ चूंकि एक पब्लिक कंपनी है तो अगर अनलिस्टेड है, फर्स्ट करें अनलिस्टेड है, तो उसके कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब है कि उसके 100% शेयर्स एबीसी ने ले लिए। तो अगर देखा जाए तो डीईएफ का एक ही मेंबर है, एबीसी लिमिटेड, हालांकि लॉ कहता है उसके 3 मेंबर होने चाहिए। अब एबीसी क्या करेगी? जिस तरह नॉमिनी डायरेक्टर को शेयर ट्रांसफर किए थे तो यूं समझ लीजिए नॉमिनी मेंबर को ट्रांसफर कर देंगे। यानी अब किसी भी पर्सन को 10, 15, 20 शेयर ट्रांसफर कर दिए, दूसरे को भी 15, 20 शेयर ट्रांसफर कर दिए। तो किस लिए? ताकि नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ मेंबर्स की पूरी हो जाए। लेकिन ये ना समझेगा कि जिसको शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे वो शेयर बेच के भाग जाएगा, नहीं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कराना हिफाजत करना भी जानता है उसके। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं, ये जेल में रखिएगा। सीडीसी ट्रस्टी के तौर पे शेयर होल्ड करती है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, बेनिफिशियल ओनर नहीं है। इसलिए कहा गया था कि अगर सीडीसी के पास शेयर्स होना तो दूसरी कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के, तो वो उसकी एसोसिएटेड या सब्सिडियरी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? उसकी रीजन यहां पे बता रहा है, क्योंकि सीडीसी के पास बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं होती, वो दूसरों के बिहाफ पे शेयर होल्ड कर रही होती है। क्लियर? तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी उसके अपने नाम पे होगी, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस पूछेगा एग्जाम में। ये बताइए वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उसके नाम पे हम कहेंगे 3 सिचुएशन है, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी मेंबर, सीडीसी, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी मेंबर, सीडीसी। भाई हुआ याद? अच्छा, एक लिस्ट याद करें, पिछली लिस्ट भूल जाती है। हमें ये तो पता चल गया कि 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट, कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे के नाम पे हो सकती है। एक नॉमिनी डायरेक्टर का केस, किसी को नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कराना हो, दूसरा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो, और तीसरा सीडीसी। लेकिन ये लिस्ट याद की ना तो एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन वाली लिस्ट भूल गई कि वो 4 एक्सेप्शन कौन से थे? नॉमिनी, अच्छा याद है, नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सीडीसी और एनआईटी, नेशनल। शाबाश शाबाश, ये एक लिस्ट याद करनी है तो पिछली भूलनी नहीं है। आगे चलते हैं। कंपनी ने अपने शेयर्स तो दूसरों को नाम पे ट्रांसफर कर दिए, इस पर्पस के लिए भी, इस पर्पस के लिए भी, इस पर्पस के लिए भी। याद दिहानी के लिए कि मैंने अपने शेयर किस किस को ट्रांसफर किए हैं, किस किस बंदे को दिए हैं, अपने पास कोई रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये कह रहा है भाई रिकॉर्ड रखो, ये ना पैसे देके शेयर देके भूल ही जाओ, रिकॉर्ड रखना अपने पास। किस चीज का रिकॉर्ड? उस इन्वेस्टमेंट का जो कंपनी के नाम पे नहीं है, उसका रजिस्टर मेंटेन करो, होना चाहिए ना। अगली रिक्वायरमेंट यही है कि हर कंपनी ने रजिस्टर मेंटेन करना है। उस रजिस्टर का नाम पता क्या है? इन्वेस्टमेंट नॉट इन नेम ऑफ कंपनी,
इन्वेस्टमेंट यही नाम होना चाहिए था, और क्या होना चाहिए था? ये थोड़ी होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ कंपनी। ये वो ये कंसेप्ट तो ना होता है। तो इसका क्या है? इन्वेस्टमेंट नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी। इस रजिस्टर में लिखा जाएगा नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर्स दिए, वैल्यू कितने के? 5 लाख के। अदर पर्टिकुलर्स टू आइडेंटिफाई सच इन्वेस्टमेंट, ये शेयर एबीसी कंपनी ने डीएफ कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, फिर ये मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दिए 5 लाख के शेयर्स, ताकि हम उसे अपना नॉमिनी डायरेक्टर बना सकें। बता दिया जिसके नाम पे ट्रांसफर किया उसका नाम भी लिख दिया, जिस कंपनी में डायरेक्टर बना के भेजा वो भी, ताकि कल को आइडेंटिफाई कर सके, ढूंढते ना रहे क्या इन्वेस्टमेंट यही रखी थी, किधर गई, पता चल जाए भाई इन्वेस्टमेंट रखी है, खरीदी थी यही रखी, फिर उसके बाद ट्रांसफर कर दी थी किसी और को, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया था। तो ये सारे पर्टिकुलर्स किस में लिखने हैं? रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी। कौन कौन से पर्टिकुलर्स लिखने हैं? नेचर, वैल्यू, अदर पर्टिकुलर। अच्छा पता नहीं क्या मसला है, मैं जब एक लिस्ट को याद करता हूं मुझे दूसरी लिस्ट भूल जाती है। जब मैंने ये याद किया ना कि रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी में क्या क्या पर्टिकुलर्स आएंगे, मैंने याद किया कि उसमें नेचर, वैल्यू, अदर पर्टिकुलर्स, तो मुझे पर्टिकुलर्स भूल गए जो कि इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन में लिखने थे। अगर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन हो तो उसमें क्या करें? रिटर्न एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन। फॉर एग्जांपल कौन सी टर्म एंड कंडीशन? पीरियड, पर्पस, इंटरेस्ट, रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर ये कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन बोरिंग कॉस्ट, shall be recovered regularly, due diligence by directors, और अगर इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं होती डायरेक्टर्स लायबल होंगे। तो ये एक लिस्ट याद करते हुए दूसरी लिस्ट को भूल नहीं जाना, ठीक है। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन को याद करते हुए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को भूल नहीं जाना, ठीक है। नहीं एक ही नहीं याद करनी, एक से नहीं पास होंगे। अच्छा इसके बाद इंस्पेक्शन, क्या इस रजिस्टर की इंस्पेक्शन हो सकती है? इसकी क्या उस रजिस्टर की भी इंस्पेक्शन हो सकती थी? परेशान हो गए क्योंकि पता चल गया अब आपको इस रजिस्टर की क्या, उसकी भी, उसकी किसकी, कौन सा रजिस्टर था? मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग की इंस्पेक्शन हो सकती थी, उसकी कॉपी भी मिल सकती थी। किसको? मेंबर्स को। अगर इंस्पेक्शन करनी है 7 दिन के बाद आओ, और अगर कॉपी लेनी है तो भी 7 दिन के बाद आओ, लेकिन इंस्पेक्शन फौरी करवा दी जाएगी। हर रोज 2 घंटे के लिए रजिस्टर ओपन होता है। कॉपी के लिए पेमेंट करके 7 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, विद इन 7 डेज। कॉपी आफ्टर लिखा ना सारा कंसेप्ट गलत हो जाना है, विद इन 7 डेज। चलिए गुड, इसका मतलब है हम एक रजिस्टर को याद करते हैं तो दूसरे को भी याद रखते हैं। तो यहाँ पे अब हम रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, बताइए क्या इसको भी इंस्पेक्शन? अच्छा एक मिनट, एक और भी, पेमेंट ऑफ डेट वाला नहीं, रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, रजिस्टर मेंटेन करना है कंपनी ने। मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेंबर्स के अलावा कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? शाबाश शाबाश। क्रेडिटर भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज के पेमेंट के बाद, फ्री ऑफ चार्ज। मेंबर्स और क्रेडिटर फ्री ऑफ चार्ज इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अदर पर्सन इंस्पेक्शन कर सकते हैं? अदर पर्सन इंस्पेक्शन कर सकते हैं? कुछ नहीं पता, पेमेंट करके कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर की तरफ, और ये कौन सा रजिस्टर है? मेंबर इंस्पेक्शन कर सकते हैं विदाउट फी, कॉपी ले सकते हैं विद इन 7 डे, विद फी। ये तकरीबन वही बात है मिनट्स वाली, या इवन वो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस वाली। अदर्स, क्या अदर इंस्पेक्शन कर सकते हैं? फी पे करके। नोट फॉर इंस्पेक्शन, ये रूटीन के नोट्स हैं जो किसी भी रजिस्टर की इंस्पेक्शन पे अप्लाई होते हैं। कंपनी कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि भाई 24 घंटे के लिए नहीं है इंस्पेक्शन, एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे। और जब तक ये रजिस्टर पढ़ रहे हो ना, खबरदार चाय का कप
हाथ में रखा, ना 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 ना, वो दायरा बन जाता है मिनट्स के ऊपर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। आई कैप लाइब्रेरी में चाय पीने की इजाजत होती है? अच्छा, आई कैप लाइब्रेरी चाय पीने की इजाजत होती है? कुछ कह रहे हैं होती है, कुछ कहते हैं नहीं होता। नहीं, छुप छिपा के बीते रहे होंगे, वो अलग बात है अभी। रिस्ट्रिक्शन, अच्छा चलें, ठीक है ठीक है ठीक होती है ठीक ठीक। लेकिन ये आई कैप की लाइब्रेरी नहीं है, ये कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसमें ऑफिशियल रजिस्टर्स है, इस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती हैं। और फिर इफ इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज, अगर लॉ ने इजाजत दी हो किसी मेंबर को, किसी क्रेडिटर को, दूसरे लोगों को कि वो कोई रजिस्टर की इंस्पेक्शन कर सकते हैं और कंपनी सेक्रेटरी का इंस्पेक्शन नहीं करवानी मैंने, तो वो बंदा क्या करे? रजिस्ट्रार के पास चला जाए और फिर क्या कहे, और रजिस्ट्रार ऑर्डर करेगा कि फौरी तौर पे इसका इंस्पेक्शन करो। ठीक है, अगर कोई क्रेडिटर ये कहे कि मुझे रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, मैं इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूं लेकिन कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है फीस दो, कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है फीस दो, क्रेडिटर ने रजिस्ट्रार के पास जाके रोते हुए कहा कि मैं कंपनी के ऑफिस में गया था, मैंने कहा मुझे रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी को इंस्पेक्ट करने दो, कंपनी सेक्रेटरी मेरे से पैसे मांग रहा है, तो रजिस्ट्रार कोई ऑर्डर इशू करेगा? हाँ, वो 2 लगाएगा, उसको शाबाश क्यों लगाएगा? पैसे दे भाई, ऐसे दे, वो विदाउट फी मेंबर के लिए है, क्रेडिटर के लिए थोड़ा ही है। ओके, ओ सॉरी सर, मैं समझा कि ये रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस वाला रूल है, ये तो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस वाला रूल नहीं है, रजिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन नॉट इन कंपनीज नेम, ये रूल हो रहा है। इसमें सिर्फ मेंबर्स को फ्री इंस्पेक्शन की इजाजत है। अब मेंबर भी रोता रोता आया रजिस्ट्रार के पास, कहने लगा मैंने कॉपी मांगी है, कॉपी मांगी है, पैसे भी दिए हैं, लेकिन वो मुझे कॉपी नहीं दे रहे, मैंने उधर धरना दे दिया, आज कॉपी लेके जाऊंगा। हाँ, मैंने कहा 7 दिन के बाद आना, मैंने कहा घर जाओ, 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी पहुंच जाएगी, 7 दिन। तो ये रजिस्टर जो है ना, रजिस्टर, इनकी रिक्वायरमेंट्स, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन फीस दे के करेगा इंस्पेक्शन, कौन फीस के बगैर, इंस्पेक्शन का रूल क्या है, कॉपी का रूल क्या है, ये सारी चीजों का एग्जाम में ध्यान रखना है। ये रजिस्टर जो इंस्पेक्शन या कॉपी इतना आसान कंसेप्ट नहीं है। चलिए अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन किसने करना है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ना करो भाई। अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैं कहा गैंग पूरा आ गया मेरी तरफ, ऐसे लगी करे यार। नहीं, मैं एक दफा ना 1 सेकंड के लिए सही मैं डर गया था। ठीक है भाई, ठीक है जी। ये साइनमेंट आपकी आज नहीं करने, हमने कल करेंगे, कल। चलिए आज का लेक्चर फौरी तौर पे यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।